अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उनकी वर्ड की ब्रेकडाउन करनी पड़ती है कि बेसिकली इनके अंदर जो वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है। तो एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब होता है आउटसाइड और थर्मिक हम कहते हैं हीट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सिमिलरली एंडोथर्मिक, एंडो इनसाइड को कहते हैं और थर्मिक हीट को। सो वो रिएक्शंस जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब्ड हो उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब ये हमारे पास एक सिस्टम है और सराउंडिंग सिस्टम हम कहते हैं यूनिवर्स का वो वाला पार्ट जिसको हम स्टडी करें, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटालाइज्ड इस तरह की चीज़ें आती हैं और सराउंडिंग वो चीज़ें जो कि सिस्टम के अंदर ना हो और आसपास उसके इर्द गिर्द हों उनको हम कहते हैं सराउंडिंग्स। तो अगर हीट सिस्टम से सराउंडिंग में रिलीज हो तो वो रिएक्शंस हो गए एक्सोथर्मिक, और अगर सराउंडिंग से सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे तो वो क्या होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट के एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या है। अब हम इसकी एक डेली लाइफ एग्जांपल करेंगे, देन हम इसको केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शंस के तौर पे स्टडी करेंगे। अब इसकी दो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं। इसकी तो सबसे पहली एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। तो बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी जब कैंडल जलती है तो उससे हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक। एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होती है वाटर में तो वो अपनी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करती है अपने आप को मेल्ट करने के लिए। तो ये कौन से रिएक्शंस हुए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एक डिफरेंस है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर सराउंडिंग वार्मर होती है, यानी सराउंडिंग गर्म हो जाती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर सराउंडिंग कोल्ड यानी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब हीट रिलीज़ होगी तो ऑब्वियसली उसके जो आसपास का एरिया होगा वो गर्म हो जाएगा, और जब हीट एब्जॉर्ब होगी यानी सराउंडिंग से हम हीट अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो जो सराउंडिंग होगी वो ठंडी हो जाएगी। तो ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के दरमियान डिफरेंस है। अब हम ये केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री है ही केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो अब हम इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की मदद से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेंशन की है। अब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन गैस और 1 ऑक्सीजन गैस बनाएंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर लिक्विड होता है। अब सबसे पहले तो हमने ये केमिकल इक्वेशन हमें बैलेंस करना होती है, तो हम देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। देखिए 2 टाइम 4, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है और 2 मतलब कि 1, तो यहाँ पे भी 1 है। तो ये मतलब कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है। अब इसके अंदर हमारे पास ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर 571.6 kJ एनर्जी रिलीज हुई है। अब इसके साथ हमने माइनस साइन लगाया है। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो क्या हुई है, रिलीज हुई है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक ये आती है कि हमने यहाँ पे माइनस लगाया, लेकिन जब हम रिएक्शन में लिखते हैं तो रिएक्शन में हम पॉजिटिव का साइन क्यों लगाते हैं। अब जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, मतलब कि यहाँ से एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, और प्रोडक्ट उसकी एनर्जी लाइक अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये अब जो एनर्जी है इसका साइन पॉजिटिव किसके साथ है, प्रोडक्ट्स के साथ। इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्टेंट से एनर्जी रिलीज हुई है, लेकिन डेल्टा एच ये हम इसको शो कर रहे हैं सेपरेटली, यानी ये इसका कोई केमिकल इक्वेशन से भी कोई लाइक लिंक नहीं है। इसको हम अलहदा से बता रहे हैं कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। अब यहाँ पे मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया कि हम ये बता रहे हैं कि जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब सिमिलरली जब ये वाटर डिकम्पोज होगा दोबारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तो तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हमने समझा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एक प्रोडक्ट बनता है जो कि है वाटर। अब जब वाटर डिकम्पोज होगा दोबारा, यानी वाटर से हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाएंगे
उस वक़्त ये एनर्जी क्या होगी, उस वक़्त ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और तब वहाँ पे डेल्टा एच होगा 571.6 kJ, यानी उस वक़्त एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि हम बता रहे हैं कि एनर्जी उस वक़्त क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो ये एक ही एग्जाम्पल से हमने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शंस को पढ़े, यानी जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, उस वक्त एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और जब प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे तो उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब हम मज़ीद कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं, होपफुली हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की। अब ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइनस साइन है, जैसे हमने अभी पहले बताया, पहले वाला रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक था, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, यानी प्रोडक्ट्स के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, यानी रिएक्टेंट से रिलीज हुई थी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ क्या साइन है, माइनस साइन। ये इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट्स के अंदर से एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, और मतलब कि अगर प्रोडक्ट्स के अंदर से एनर्जी रिलीज हुई है, इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्टेंट्स के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। इसका जो डेल्टा एच है वो इस तरह लिखा जाएगा 180.6 kJ। यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये वाली एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। अब इस रिएक्शन का एक फन फैक्ट हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये रिएक्शन एटमॉस्फेयर में तब होता है लाइटनिंग की प्रेजेंस में, ठीक है। अब लाइटनिंग यानी जब बिजली वगैरह होती है, ठीक है, इसका अब ये क्यों इसकी प्रेजेंस में क्यों होता है, क्योंकि ये रिएक्शन इतना ज़्यादा एंडोथर्मिक है कि इसको इनफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी इस रिएक्शन जब रिएक्शन होना चाहता है, ठीक है, तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी कोई नहीं दे सकता, जस्ट लाइटनिंग इनफ एनर्जी इसको प्रोवाइड कर सकती है। ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक है, और इसको जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले हैं वो क्या है, लाइटनिंग। ये थे हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के डेली लाइफ में यूजेज पढ़ेंगे कि ये हमें क्या फ़ायदे देती हैं। अब हमारी इसकी लास्ट टॉपिक है जो कि है डेली लाइफ यूजेज, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस सेल्फ हीटिंग पैक्स एंड सेल्फ कूलिंग पैक्स में यूज़ होते हैं। ये किस तरह, मे भी आपने कभी देखा हो कि जब दान में दर्द होती है, यानी बहुत से लोगों को बाज़ वक़्त ऐसा होता है, जैसे अगर आप अपनी कोई दान निकलवा के आओ, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर पेन होती होगी, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर आइस वगैरह लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें। अब कुछ पैक्स मिलते हैं मार्केट में, ठीक है, अब उसके अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो हाई या फिर लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अब जो सेल्फ हीटिंग पैक्स होते हैं उसके अंदर रिएक्टेंट्स उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होंगे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। क्यों? कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट रिलीज होगी और वो पैक गर्म हो जाएगा, और वो नेक्स्ट अगर हमें कभी इंजरी वगैरह हो, ठीक है, तो उसके ऊपर लगा सकते हैं, और वो लाइक बहुत इफेक्टिव यूज़ होता है, ठीक है, इसका। और सेल्फ कूलिंग पैक्स के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और जो पैक होता है वो ठंडा हो जाता है। और इसको भी अगर हमारे पास जैसे बाज़ों का दांत वगैरह में दर्द हो या फिर कोई भी इस तरह की पेन हो, तो उसके ऊपर ठंडी चीज़ लगानी चाहिए, ठीक है, तो वो सेल्फ कूलिंग पैक्स के ऊपर लगाए जाते हैं। अब ये थी इसकी डेली लाइफ यूजेज कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होते हैं। होपफुली आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जैसे बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।